तो आज हमें करना है जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप में आपके पास आ जाता है ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इतने सारे एलिमेंट्स जीरो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे फॉर्म वेरी फ्यू वेरी they form very few compounds because they are stable and known as नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इनके। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखते जाइए साथ साथ में। ऑल नोबल gases are monoatomic gas, monoatomic. All noble gases are monoatomic. They are colorless and tasteless. They are sparingly soluble in water. They are sparingly soluble in water. इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। यस सर। हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर? यस सर। वेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट्स हैं। दे हैव वेरी low melting point and boiling point because the only type of interaction, मतलब force of attraction जो होता है, type of इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर नहीं होता है इन दीज एलिमेंट्स। इज वीक डिस्पर्सन। सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स जो होता है यही होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। हीलियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विच इज 4.2 केल्विन पे ही वो बॉयल हो जाता है ऑफ एनी सब्सटेंस नोन। और ये बेसिकली किसी के साथ भी डिफ्यूज हो जाता है, तो इस पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट हैज अ unusual property of diffusing through most commonly used laboratory
laboratory materials such as रबर हो गया, ग्लास और प्लास्टिक्स, इन सब के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। तो लेबोरेटरी ऑर्नामेंटल्स लिखा है लेबोरेटरी मटेरियल्स। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकाल लीजिए आप, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर निकाल लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैं निकाल के देखता हूँ। ठीक। सर आप एक बार बता दीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा, हाँ सर। और जैसे जैसे दूर होगा तो वैसे वैसे निकाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, तो ऐसे ही होगा ना। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करेंगे, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप ऐसे हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यस सर। बहुत छोटा है ये, कंप्लीट हो जाएगा फिर इसी चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कल क्लास होगी तो बायोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे।
यस सर, हो गया। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ये कम रिएक्टिव है, तो इनर्टनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन जनरल noble gases are least reactive. Noble gases are least reactive, सबसे कम रिएक्टिव होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द noble gases except helium which is 1s2 have completely filled ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हीलियम होता है वही आपका क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है, बाकी सारे ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर पॉजिटिव होता है, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये लेना नहीं चाहेगा और हम इसमें ऐड करेंगे तो एनर्जी के साथ ऐड करना पड़ेगा। और एनर्जी जहाँ देते हैं हम लोग रिएक्शन में, प्रोसेस में, उसको इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन एक साइंटिस्ट ने कराया था जिनका नाम था नेल बार्लेट। ठीक है, इन्होंने एक रिएक्शन ऑफ नोबल गैस दिया था, रिएक्शन ऑफ नोबल गैस फर्स्ट टाइम। तो इससे इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था इसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड a red compound which is formulated as formulated as O2 plus PTF6 माइनस। एज वी नो दैट कि आपका जो कंपाउंड होता है नोबल गैस वो क्या क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उन्होंने पहला कंपाउंड ये बनाया और उनके उसके बाद इन्होंने इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे नोबल गैसेस को भी रिएक्ट कराया। तो उन्होंने देखा XC प्लस PF6 बन गया PTF6। PTF6 मतलब ये नोबल गैस के कुछ कंपाउंड्स बनाया इन्होंने, PTF6 का पावर माइनस। ठीक है, अब ये कैसे बनाया इन्होंने, तो इन्होंने PTF6 को मिक्स किया, मिक्स विथ जेनॉन, तो इनको एक कंपाउंड मिल गया, कंपाउंड ऑफ जेनॉन। ये हीलियम नियॉन आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं होता, उसके जो नीचे वाले ग्रुप होते हैं उन्हीं के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, मेनली जेनॉन का हमें पढ़ना होता है। और रेडॉन जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो सर ये जो रेड कंपाउंड है ये नॉर्मल O2 से अलग है? हाँ, रेड कंपाउंड जो बेसिकली ये कंपाउंड हो गया ना, O2 से तो अलग ही होगा। आपको पता है नहीं सर, H2O जो जैसे है, O2 प्लस है तो जैसे हाँ यहाँ पर O2 प्लस है तो हाँ, मतलब O2 बस प्लस एक। अलग चीज हो गया, O2 अलग है, O2 प्लस अलग चीज हो गया। ठीक है, तो सर अब बस मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने। लूज किया है ना, तब तो हाँ O2 सॉरी, यस सर, यस हाँ सर। लूज किया।
यस सर लिख लिया। चलिए अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम पढ़ेंगे बेसिकली, जैसे कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स। जेनॉन बहुत सारे फ्लोराइड का कंपाउंड बनाता है। जेनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स। 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है। एक हो जाएगा आपका XeF2, एक हो जाएगा आपका XeF4, और फिर आ जाएगा आपका XeF6। कैसे बनाता है? बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जेनॉन और फ्लोरीन, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। जेनॉन का लिया ग्राम में, तो सॉरी गैसियस स्टेट में, F2 भी आपका क्या है गैसियस स्टेट में, एट 673 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। तो यहाँ दे देगा आपका XeF2 दे देगा सॉलिड में। और यहाँ पे जेनॉन जो होना चाहिए वो एक्सेस में होना चाहिए। जेनॉन किस में होना चाहिए? जेनॉन इन एक्सेस, ये N है, N इन एक्सेस। ठीक है, दूसरा हम लोग कर लेंगे जेनॉन गैसियस स्टेट में। यहाँ 2F2 ले लिया हमने गैसियस स्टेट में। ठीक है, एट 873 केल्विन एंड 7 बार प्रेशर। तो ये दे देगा XeF4। अब यहाँ क्या कंडीशन है? यहाँ पे जो कंडीशन है, ठीक है, जेनॉन और फ्लोरीन का 1:5 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, एक और आता है आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ जेनॉन गैसियस स्टेट में, और ये 3F2 गैसियस स्टेट में एट 873 केल्विन एंड 60 to 70 बार। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है आपका, ठीक है, ये दे देगा XeF6 सॉलिड में। XeF6 सॉलिड में, लेकिन यहाँ जो रेशियो होना चाहिए 1:20 का रेशियो होना चाहिए। दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यस हो गया। वेरी गुड। अब देखिए XeF6 को और भी तरीके हैं बनाने के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं XeF6 कैन also be prepared by interaction of XeF4 and O2F2 at 143 Kelvin।
तो अगर मैं ले लेता हूँ XeF4 और यहाँ पे ले लेता हूँ O2F2, तो ये बन जाएगा आपका XeF6 और प्लस में O2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बनाना था, बना लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। XeF2 हो गया, XeF4 हो गया एंड XeF6 हो गया। और कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड एंड सब्लाइम्स रेडिली। सब्लाइम का मतलब समझ रहे हैं आप, जो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में एट 298 केल्विन। दे आर पावरफुल फ्लोरोनेटिंग agents. They are readily hydrolyzed even by traces of water. इसमें आपको एग्जांपल देके दिखा दूंगा कि कैसे रेडली हाइड्रोलाइज करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? दे आर पावरफुल, ये थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया हूं मैं। दे आर पावरफुल फ्लोरोनेटिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्लोरीन एटम होते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, तो चूंकि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो अगर फ्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, या फिर ये आपके उसमें जाके ऐड हो जाते हैं, या अगर किसी कंपाउंड या एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे तो फ्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा, उसे फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, यस सर। फ्लोरीन हो जाता है फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। यस सर, लिख लिया। पूरा लिख लिया आपने? चलिए, यस सर। अब देखिए, ट्रेसेस ऑफ वाटर से भी ये क्या होता है आपका, बेसिकली हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो एज फॉर एग्जांपल XeF2 जो है आपका सॉलिड में है, 2 मोल ले लिया हमने इसका और 2 मोल वाटर का ले लिया, 2H2 इन लिक्विड स्टेट। तो ये हाइड्रोलाइज होके क्या करेगा, 2He गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4HF गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे आ जाएगा O2 भी गैसियस स्टेट में, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए और यहाँ टॉपिक डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। टॉपिक हो जाए तो बताइए। पेपर 14 दिसंबर को है ना? यस सर। यस सर। टॉपिक। डन। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, दो रिएक्शन हो और दोनों ऐड हो जाए, एक एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं XeF2 reacts with fluoride ion acceptors to form cationic species and fluoride ion
donors to form fluoroanions। जैसे मान लीजिए XeF2 आया और इसको रिएक्ट करा देंगे PF5 से, तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास आ जाएगा XeF, यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि इसने दिया, और इसमें क्या हो जाएगा PF6 माइनस, क्या हो जाएगा PF6 माइनस। और भी एग्जांपल्स है, IF5 ले लिया मैंने और यहाँ ले लिया आपका XeF2, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। ये क्या हो जाएगा XeF2 है, तो यहाँ आ जाएगा XeF, ये पॉजिटिव में, और ये IF6 माइनस। और भी रिएक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2SbF3 और इसको XeF2 से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास XeF प्लस, और यहाँ आ जाएगा SbF6 माइनस, और ये हो जाएगा, ये भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। एक और रिएक्शन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, CSF है और यहाँ XeF2 है, इससे रिएक्ट करा दिया मैंने, तो यहाँ क्या बन जाएगा CS प्लस बन जाएगा, और ये XeF7 हो जाएगा, ये 2 नहीं, यहाँ पे 6 ले लेंगे, और ये माइनस में। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स के, जो कि बहुत ईजी है। यस तो हो गया। चलिए, वेरी गुड। तो ये एडिशन कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम यूजेस ऑफ इनर्ट गैस, तो कुछ यूजेस लिख लेते हैं हम लोग। हीलियम इज यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। लिक्विड helium is used as cryogenic agent. Neon is used in discharge tubes. Argon is used as inert atmosphere in metallurgical process. Xenon and radon. Xenon, radon तो रेडियो एक्टिव होता है, xenon and krypton
are used in light bulbs designed for space. आपने कौन कौन सा चैप्टर रिवीजन कर लिया? सर पी ब्लॉक कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स कर लिए हैं, अल्कोहल मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, एंड स्टार्टिंग के 2 चैप्टर उसका रिवीजन हो गया, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। ओके, दैट्स वेरी गुड। यस सर, लिख लिया। पूरा लिख लिया आपने? हाँ सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्डर आते हैं जिनको आप अरेंज कर लीजिएगा एक ही जगह। इम्पोर्टेंट ऑर्डर ये खुद से अटेम्प्ट करिएगा लास्ट में। इम्पोर्टेंट ऑर्डर में वही पूरे ग्रुप को सबसे पहले तो आप एटॉमिक रेडियस में अरेंज करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा आ जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बता चुका हूँ लेकिन फिर यहाँ भी लिख लीजिएगा, एक लाइन से हो जाएगा। फिर डेंसिटी बताना आपको, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा। फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बताना है किसका होगा। एंड देन लास्ट में सॉल्युबिलिटी इन वाटर वाला बताना है। ये अरेंज कर सकते हैं आप। एटीन ग्रुप कंप्लीट। अब अपने को अल्कोहल और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, तो बायोमोलिक्यूल्स पहले शुरू कर देते हैं, देन अल्कोहल्स। अपना सिलेबस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सर यस, सर एटॉमिक रेडियस के लिए तो हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन किस में बता रहे हैं आप? सर इंक्रीजिंग, ठीक देन रेडियन। है, रेडियन नहीं रेडॉन है। ओके, रेडॉन। दैट्स वेरी गुड। देन सर आयनाइजेशन एंथैल्पी में हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। वेरी गुड। सर डेंसिटी में भी सेम होना चाहिए। डेंसिटी में देखिए क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, मास बढ़ते जा रहा है ना। यस सर। बट सर जब वो वॉल्यूम भी दूर बढ़ रहा है, बट सर जब वो दूर जा रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी तो कम हो रहा है। तो उससे क्या होगा? तो सर डेंसिटी तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम देखते हैं ना, मास मास अपॉन भी देखिए, वॉल्यूम। दोनों चीज में देख सकते हैं हम। एक बात बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे मास
डोमिनेट करता है वॉल्यूम पे, दैट डिपेंड्स ना। अगर लाइन से स्टूडेंट्स में बैठाया हूँ, ठीक है, जिसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और डेंस वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और मास भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मास में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जो कि हो रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीधे 10 हो जाएगा, यहाँ 18 होगा, तो मास जो होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। ओके सर। तो इस वजह से ये होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा किसका होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी जो होता है आपका इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज डाइपोल ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इसकी वजह से जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ये इंक्रीज करता जाएगा सॉल्युबिलिटी। जो वाटर में जब जाएगा तो डाइपोल, वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, तो इसको क्या करेगा, ये पोलर जो कंपाउंड होते हैं चार्ज, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है ना चैप्टर, यस सर। तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज बॉडी है और यहाँ पे अनचार्ज बॉडी है विच इज न्यूट्रल, तो इसमें इसमें इंड्यूस कर देता है कि नहीं चार्ज, ये पढ़ा आपने, हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे ही जब वाटर में जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर होगा और जाएगा, तो वहां पे वाटर इसमें इंड्यूस करेगा, और जो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा चार्ज सरफेस एरिया पे आएगा, उतना ज्यादा सॉल्यूबल होगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा ना वाटर और नोबल गैसेज का, इस वजह से होगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए इसे लिख लीजिए आप। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? क्लेथरेट कंपाउंड्स। अब देखिए क्लेथरेट कंपाउंड्स होता क्या है। तो क्लेथरेट कंपाउंड्स में क्या होता है, जब लार्ज इनर्ट गैस जो होते हैं बेसिकली वो किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं, उससे क्लेथरेट कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद लिखवाऊंगा, पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक बेंजीन है, ठीक है, ये एक बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर जस्ट सपोज ये फेनॉल है, ठीक है। अब ये इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ भी एक बेंजीन है, वेट, यहाँ भी एक बेंजीन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास OH है और यहाँ भी क्या आपके पास OH है। आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो ये यहाँ पे जस्ट सपोज कोई जेनॉन वगैरह है जो जाके ट्रैप हो गया, अब इससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसे तोड़ के ही निकलना पड़ेगा। और इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं क्लेथरेट, इसी टाइप के कंपाउंड्स को क्लेथरेट कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, लार्जर इनर्ट गैस एटम आर trapped into cavity, trapped into cavity or crystal structure of some organic compounds and form clethrate compounds। इसे क्या कहते हैं, क्लेथरेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका, इसको कहते हैं हम जेनॉन डाई क्विनॉल, जेनॉन डाई क्विनॉल।
इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन noble gas and organic compound is dipole induced dipole induced dipole attraction. नियोन जो होता है आपका फॉर्म नहीं करता, हीलियम एंड नियोन डोंट फॉर्म, क्ले थ्रेड छोटे होते हैं, निकल जाएंगे क्ले थ्रेड कंपाउंड्स ड्यू टू ए स्मॉलर साइज. यस सर लिखिए. लिख लिया आपने, चलिए. तो यहाँ पे अपना 18th ग्रुप कंप्लीट होता है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूं. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर मैंने जब 18 ग्रुप रिवाइज किया था तो सर एनसीईआरटी में कुछ इक्वेशंस थी जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो क्या बता. एक मिनट रुक जाइए. अच्छा हाँ, इसमें अभी स्ट्रक्चर बच रहा है. हाँ बोलिए, कौन से समझ में नहीं आ रहा था. सर एक थी 3O2 गिव 2O3 प्लस डेल्टा एच, सो 298 केल्विन इज इक्वल टू 142 एक मिनट एक मिनट किलोजूल. एक मिनट एक मिनट 3O2 विल गिव 2O3 2O3 डेल्टा डेल्टा एच. एच पॉज. सो डेल्टा एच नेगेटिव. नहीं, पॉजिटिव होगा, चेक इट आउट. नहीं सर इसमें एक्चुअली नेगेटिव है. ओके. डेल्टा एच नेगेटिव 298 केल्विन. एट 298 केल्विन. हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई. आंसर इज इक्वल टू प्लस 142 किलोजूल पर मोल. तो इसका क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू में 142 किलोजूल पर मोल का. ये डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है. हाँ सर. एक मिनट रुक जाइए, जरा चेक करने दीजिए. कौन से पेज नंबर पे. सर पेज नंबर 191 ओजोन में. 191. डेल्टा एच ये डेल्टा एच ऐसे नेगेटिव लिख रखा है दिव्यम, या ऐसे लिख रखा है डेल्टा एच नेगेटिव. यस सर. तो इस डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव और इस डेल्टा एच नेगेटिव में फर्क नहीं है. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जिसके ऊपर ये नॉट लग जाता है ना, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने डेल्टा जी लिखा है, ठीक है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी. अगर मैं यहाँ डेल्टा जी नॉट लगा देता हूँ तो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो जाता है. ओके सर. हाँ. तो वही मैं सोचा कि ये डेल्टा ये कब से होने लगा नेगेटिव. ठीक है. तो बेसिकली डेल्टा एच एट दिस इज इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब वैल्यू ही दे रखा है ना. ये नॉट लग गया ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी एट 298 केल्विन इज इक्वल टू प्लस 142 किलो जूल पर मोल. है ना. यस सर. अब एक बात बताइए, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है. एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. सर एंडो. एंडो कंडीशन है, ये अभी भी तो एंडोथर्मिक है. हाँ सर. इसका मतलब यही हुआ कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. पता चलता है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये एंडोथर्मिक है, तो विच वन इज मोर स्टेबल, द प्रोडक्ट वन और द रिएक्टेंट वन. सर द रिएक्टेंट वन. रिएक्टेंट वन. तो थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होता है. ठीक है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, जबकि ये ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है. ओके सर. बस
था आपका? देन सर अभी सर एक और है हाँ हाँ पूछिए। सर। एक है हाफ एक्स टू गिव राइज टू एक्स विच एक गिव्स एक मिनट क्या कह रहे हैं हाफ एक्स टू आप? हाफ एक्स टू जो गैसियस फॉर्म में है गिव्स राइज टू एक्स। एक्स देन डेल्टा एच के साथ देन अगेन गिव्स राइज टू एक्स एक्स स्टेबलाइज्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉरी। डेल्टा एच नॉट, इसको ऐसे यस पढ़ा करिए, डेल्टा एच नॉट। हाँ आगे। ओके सर। देन सर एक और एरो है एंड देन इट गिव्स टू एक्स व्हिच इज इन एक्वा स्टेट। सो बेसिकली तीन एरोज हैं एक ही इक्वेशन। आप मुझे पेज नंबर बता दीजिए अगर एनसीईआरटी का है, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। सर पेज नंबर 200 मैं आपको सर एक बार फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दूं? हाँ हाँ कर दीजिए। अच्छा ये डिसोसिएशन, ठीक है, देख लिया मैं। इधर देखिए, दिव्यम, आर यू देयर? यस सर यस सर। चलिए देख लिया मैंने। यहाँ पे देखिए होता क्या है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये 11th के हैं, ठीक है। जैसे हाफ एक्स टू है, ठीक है, तो हाफ एक्स टू जो है उसको कन्वर्ट कर दिया ये किस में, एक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताइए, एक्स टू किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है कि नहीं? हाँ सर। मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, यानी ये इस तरीके से है। अब यहाँ आके ये बस एक एक्स बन गया, यानी इसको आपने तोड़ा, इस बॉन्ड को। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन, यहाँ डिसोसिएशन इंथैल्पी लग रहा है, ठीक। तो आप इसको ऐसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, डेल्टा डिसोसिएशन एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड है डिसोसिएशन, और इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया आपने, इसलिए यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई है, अगर नहीं होता तो नहीं होता हाफ से मल्टीप्लाई। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे गैसियस स्टेट से आपने सीधे सीधे x माइनस गैसियस स्टेट में कर दिया, यानी यहाँ पे हुआ क्या है, ये x है। एक बात बताइए, यहाँ Cl है और यहाँ Cl माइनस है, इसमें क्या किया आपने? इस रिएक्शन को देख के, Cl से Cl माइनस में जाने वाले रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है इसमें? सर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, दे नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तभी तो यस सर। नेगेटिव चार्ज आता है, हाँ और यहाँ सर। पे इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं उसको। सर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा लगा देंगे, ठीक है, ईजी लगा देंगे, एच लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बस। एच मतलब इंथैल्पी, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, और डेल्टा नॉट नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सीधे सीधे एक्स, एक्स को क्या कर दिया, बेसिकली एक्स को माइनस में कर दिया और एक्वस में कर दिया। तो जब भी एक गैसियस से एक्वस में जाता है ना, तो इसे हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। और ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आपने, डेल्टा एच सॉल्यूशन हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉल्यूशन इंथैल्पी, dissociation enthalpy, atomization enthalpy of atomization, enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization। तो ये बस यही है कि x2 से x में गया है, यानी मॉलिक्यूल से एटम में गया है, कैसे गया होगा, डिसोसिएशन से, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा एटोमाइजेशन एच नॉट, एटम में चेक कर दिया मैंने। ये समझ में आया कि नहीं? सर। यस सर। और कुछ देखिए? नो सर ये दो ही थी। दो ही थे। चलिए, तो यहाँ पे मैं मेरे दिमाग से उतर गया था, इसका स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करना था मुझे, ठीक है। स्लाइड स्लाइड चेंज करूँ? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जेनॉन ऑक्सीजन, ये वाला रह रहा था, जेनॉन ऑक्सीजन, सॉरी, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCF4 and HCF6 with water gives XeO3। देख लेंगे कैसा देगा, 6HCF4 को लिया हमने,
और इसको हाइड्रोलाइज किया 12H2O, तो ये दे देगा आपके पास 4Xe, यहाँ दे देगा 2XeO3, और यहाँ दे देगा 24HF, और यहाँ दे देगा आपके पास 3O2। सिमिलरली XeF6 को भी अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये दे देगा XeO3 प्लस में दे देगा 6H। और अगर पार्शियली हाइड्रोलाइज कराते हैं हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस of XeF6 gives oxyfluorides XeOF4 and XeO2F2। तो यहाँ पे देखिए XeF6 है, इसको मैंने H2O से रिएक्ट कराया, बेसिकली 6 H2O से रिएक्ट कराया, तो ये दे देगा XeOF4 और इसमें 2HF निकल जाएगा। सिमिलरली XeF6 को 2H2O से रिएक्शन कराया मैंने, तो ये दे दिया आपका XeO2F2 प्लस 4HF। सो इजी। हो गया। 1 minute sir. Yes sir. डन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं अपनी, ठीक है। SBF5 वाला वो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि NCERT में गिवन है। रिएक्शन ये है XeF4 प्लस SBF5, ठीक है। तो ये दे देगा आपका XeF3 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा SBF6 हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। और यहाँ CS की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सोडियम भी रख सकते हैं, पोटेशियम भी रख सकते हैं, रुबिडियम भी रख सकते हैं, सीजियम भी रख सकते हैं। सीजियम तो रख के मैंने कर ही दिया। अब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दूंगा मैं आपको, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। Okay sir. ये हो जाए तो बताइए। Yes sir, हो गया. वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग।
XCF2, XCF4, XCF6, XCOF4, XCO3। स्ट्रक्चर के साथ नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि पूछता है। मैच दो कॉलम आ जाएगा इसी तरीके से। सर HCF2 तो जेनॉन डाइफ्लोराइड हो गया ना। यस। तो सर वही उसका नेम भी हो गया ना। नाम नहीं, स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा। सर XGF2 का हो गया। स्ट्रक्चर कैसा हुआ है? सर एक साइड एक साइड फ्लोरीन होगा देखिए एंड इसका सेकंड साइड स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर फ्लोरीन एक। फ्लोरीन ऐसे होता है, हाँ सर दो आंसर। लोन पेयर दो आएगा, दो बॉन्ड्स दो। हाँ सर दो बॉन्ड्स दो बॉन्ड्स। एक लोन पेयर, और ये लीनियर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके सर। सर इसका नेम क्या होगा? नेम मतलब जेनॉन डाइफ्लोराइड। सर बस वही है नेम ना। हाँ। सर XCF4 का हो गया। XCF4 का किस तरीके से हुआ है देखिए जरा। ये इस तरीके से होगा XC, ठीक है। F लगा देंगे हम लोग इधर, इधर लगा देंगे, फिर इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, और ये इस तरीके से होगा। और इस पे एक लोन पेयर रह जाएगा, दो लोन पेयर रहेगा बेसिकली, एक इधर और एक इधर लोन पेयर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर, ओके सर। ज्योमेट्री जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। XCF6 बताऊं या हो जाएगा? सर एक बार बता दीजिए, इसका समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, फ्लोरीन तो हाँ सिंगल सर बॉन्ड ही उसका बनाता एक है। तो बॉन्ड भी ये देख रहेगा हाँ। लीजिए जरा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फिर इधर फ्लोरीन, ठीक है, इधर फ्लोरीन, और एक लोन पेयर रहेगा इसके पास, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया तो एक लोन पेयर रहेगा। और इसका होगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको पूछ रहा है ये XCF6 है, ठीक है, XCF4 का पूछ रहा है, ठीक है, तो XCF4 XCF, हाँ सॉरी क्या पूछ रहा है, XCO4, तो XC लगा दीजिए, F4 है तो फ्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जब टर्मिनल पे रहता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर रह गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद XCO3 की बात करें तो एक लोन पेयर इधर आ जाएगा इसका, XCO3 में एक लोन पेयर आ जाएगा इधर, इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये पिरामिडल हो जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए आप। यस सर लिख लिया। ये भी लिख लीजिए।
यस सर लिख लो। एक मिनट दो। चलिए और कोई डाउट आपका? नहीं सर। चलिए सर, तो मैं कराऊं क्वेश्चन? हाँ सर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। Which of the following shows nitrogen with increasing order of oxidation number N2O, NO, NO2, NO3 minus, NH4 positive, NH4 positive, N2O, NO, NO2, NO3 minus, NH4 positive, N2O, NO2, NO3 minus, NH4 positive, NO, N2O, NO2, NO3 minus. सर इसका बी होना चाहिए। बी होना चाहिए? जरा बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट बी में क्या आ रहा है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आ रहा सर NO का +2 होगा। है? NO का +2 होगा, सर N2 N2O का +1। +1 आएगा, NO2 का +4 आ गया, +4। ये +5 आ गया, हाँ और सर। NH4 पॉजिटिव का क्या आएगा? सर -3 आई थिंक। -3। और चेक कर लीजिए, वेरी गुड, सही है। क्लियर है? ये मतलब आसान है ना? हाँ सर। Arrange the following in increasing order of thermal stability. H2S, H2S, H2P, H2PO. सर H2O, फिर देन H2S। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता चला हाँ सर। फिर सर H2SE, देन गया। सर H। Arrange the following in decreasing, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है ऊपर वाला,
ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग पूछ रखा है। सर लास्ट में BIH3 है। यस, ये BiH3 को हटा दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, H2O को डाल देते हैं और PH3 को भी हटा दीजिए, कोई फायदा नहीं सबसे ज्यादा किसको। NH3 दे रखा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन चेक कर लो। NH3, SBH3, ASH3, PH3 रहने दीजिए, ठीक है। सर सबसे पहले H2O, वेरी गुड। देन सर SBH3, SBH3, then सर NH3, then सर ASH3 very good, एंड सर देन PH3। very, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। मैच द कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। ये दे रखा आपको थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बी दे रखा आपको कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, डायथायोनिक एसिड। यहाँ पे H2SO5 दे रखा है, H2S2O6 दे रखा है, H2S2O3 दे रखा है, H2S2O8 दे रखा है। सर आप एक बार इसका बता दीजिए। देखिए ये कॉमन नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड तो इजीली समझ में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन को हटाइए, एक सल्फर, तभी तो थायो लगता है, मैंने बताया था। हाँ सर हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2S2O3 हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, आ जाएगा। कैरोज एसिड ये होता है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था और मैंने बताया था इसका कॉमन नेम कैरोज एसिड होता है, ठीक है। फिर मार्शल्स एसिड की जब बात करते हैं हम लोग, तो मार्शल एसिड में जो आता है ये आ जाता है H2S2O8, तो थायोनिक एसिड क्या होगा, ये हो जाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, अब से रखिएगा, ठीक है। ओके सर। तो
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। Which of the following is the correct combination of oxidation states for group 17 elements? +6 +4 +2 -2 +7 +5, ये कॉमा लगाते रहिएगा, +3 +1 -1 +7 +6 +4 +3 +2 -2 +7 +7 5 +4 +3 +2 -2। हो गया दिव्यम? 1 मिनट सर। ओके, सब बी। भी हो जाएगा, वेरी गुड। तो दिव्यम देखिए, अपना पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद अपने पास एक बच रहा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और एक बच रहा अपने पास अल्कोहल्स, ठीक है। तो अगर कल एक्स्ट्रा क्लास ले हो जाए तो ट्यूसडे थर्सडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने पास बच जाएगा अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही था मुझसे, या नहीं पढ़ा था? तो थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली सब प्रॉब्लम ये है कि मेरे मंडे से प्रैक्टिकल शुरू है, तो मैं बहुत कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता कि फिर मैं क्लासेस ले पाऊंगा रेगुलरली या नहीं, क्योंकि वो लगातार है। एंड अराउंड 5 to 6 प्रैक्टिकल है, मेरे को हाफ डे में प्रिपेयर करना है। अच्छा, और कितने दिन प्रैक्टिकल चलेगा? सो अराउंड 1 वीक, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स 15 नवंबर तक हैं, तो अराउंड तब तक ही मेरे प्रैक्टिकल्स भी हैं। 15 नवंबर तक? तो स्टार्ट है, सॉरी स्टार्ट है 15 नवंबर 16 नवंबर। ओके ओके, तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा फिर। यस सर। चलिए, तो चलिए फिर कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, एक बार सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, और कोई डाउट? नो सर, इस चैप्टर में नहीं है। ओके चलिए फिर, थैंक यू। और भी किसी चैप्टर में है क्या? तो अभी नहीं है, मैं एक बार रिवाइज करूंगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।